जन व्युत्पन्नों के लिए चैप्टर 10 क्या भूलूं क्या याद करूं सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में अपन ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से बोर्ड में एग्जाम्स में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स याद करने हैं, कौन से टॉपिक वो हैं जो छोड़ देने हैं। तो अपन याद करने वाले टॉपिक्स जो हैं उनको टिक मार्क करेंगे। फिर अपन अलग से एक वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि अपने को जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिनको अपन टिक मार्क करेंगे, टिक लगाएंगे, इम्पोर्टेंट मानेंगे, उनमें से सवाल जो है वो किस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, इसमें चैप्टर 10 है हेलोजन डेरिवेटिव, और इसके अंदर अपन ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आप पेज बाय पेज देखते जाएंगे और टिक मार्क करेंगे। अब देखो इसके अंदर अपने को एलिलिक हैलाइड ये देखने क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल, एलिलिक हैलाइड और उसका एग्जाम्पल देखना है, इंपॉर्टेंट है। बेंजिलिक हैलाइड के बारे में जानकारी रखनी है, इंपॉर्टेंट है बेंजिलिक हैलाइड। उसके बाद देखना है अपने को वाइनिलिक हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट है। तो तीन हो गए, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन, और वो है हेलो एल्केन में CH आबंध की जो नेचर है उसके अंदर अपने को CH3Cl का कक्षक आरेख ये याद रखना है कि ये कक्षक आरेख क्या होता है। फिर देखो नेक्स्ट है, इसके अंदर पोलैरिटी का ऑर्डर पूछ सकता है आप लोगों को, यानी इनको बंध ध्रुवणता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए या घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है CH3Cl का, फिर CH3Br का, फिर CH3I का। तो ये पोलैरिटी का ऑर्डर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो इसके अंदर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों के योग, यानी हाइड्रोजन हैलाइडों का जब योग होता है तो आपको केवल ये रिएक्शन याद रखनी है कि हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ते हैं तो बॉन्ड में H किधर जुड़ता है डबल बॉन्ड पर और X किधर जोड़ता है। ये रिएक्शन इस टाइप की आ सकती है। फिर रिएक्शन के बाद में अपने को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है वो रिएक्शन भी ध्यान में होनी चाहिए। हालांकि अपन इसका प्रैक्टिस के लिए अलग से सवाल मैं जारी करूंगा तो वो उसमें देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन के रूप में आपको पूछ सकता है कि ये हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन एल्कीन के साथ और ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में दोनों में अलग अलग उत्पाद मिलेंगे। तो ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो अपने, नेक्स्ट है डार्जेन रिएक्शन। ये रही डार्जेन रिएक्शन जो है वो अपने को ध्यान में होनी चाहिए क्या होती है और उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। डार्जेन रिएक्शन क्या होती है वो पूछ सकता है आपको। डार्जेन के बाद में ये है एल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन और PCl3 के साथ रिएक्शन। आपको इतना दे सकता है, ये 3 नहीं देगा। ROH की PCl5 PCl3 लिख करके छोड़ देगा। गर्म का साइन आपको आगे क्या है ये इसी टाइप से आ सकती है, यानी इतना पार्ट जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा और बाकी का पार्ट आपको कंप्लीट करना है। इस टाइप की रिएक्शन आपको मिल सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। फिंकेस्टाइन को नाम से पूछ सकता है, नाम से आने की ज़्यादा चांस है, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए फिंकेस्टाइन में क्या होता है। फिर आगे स्वार्ट्स अभिक्रिया, ये भी नाम से आ सकती है तो ये आपको आनी चाहिए। फिर अपन मैं क्वेश्चन भी अलग अलग बना के दूंगा इनके। फिर है हुंसडीकर रिएक्शन, ये भी नाम से आ सकती है। इसके अलावा टिल्डन अभिकर्मक का फॉर्मूला, ये रहा टिल्डन अभिकर्मक, इसका फॉर्मूला, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव या छोटे सवाल आने की ज़्यादा चांस है तो टिल्डन अभिकर्मक NOCl होता है, तो इसका फॉर्मूला अपने को ध्यान होना चाहिए। फिर देखो टिल्डन अभिकर्मक की नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, नाइट्रोसिल क्लोराइड भी कहलाता है टिल्डन अभिकर्मक, उसकी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है टिल्डन अभिकर्मक के साथ। और उसके बाद है एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों का ऑर्डर पूछ सकता है आपको, यानी इस तरीके का सवाल मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनको क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ते हैं, तो अणुभार सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इस सबसे कम इसका, तो क्वथनांक भी सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो ये इनका ऑर्डर पूछ सकता है। फिर आपको समावयवी एल्किल हैलाइडों में क्वथनांक ऐसा किससे कम होता है, एल्किल हैलाइड जो शाखित हैं उनका क्वथनांक जो है वो कम होता है जिसमें शाखाएं हैं। जैसे इसमें शाखाएं हैं, इसमें शाखाएं हैं, इसमें शाखाएं नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वथनांक उसके होंगे जिसमें शाखा क्या होगी
कम होगी। तो इनका ऑर्डर भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सवाल हर बार पूछा जाता है। फिर देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है उनके अंदर बात करें तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसके सारे स्टेप अपने को मालूम होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस आ सकता है, SN1 एवं SN2 में क्या अंतर है, में अंतर आ सकता है, तो वो अपने को अंतर आना चाहिए। ये सारी स्टेप अपने को मालूम होनी चाहिए और इसकी क्रियाविधि भी मालूम होनी चाहिए कि रिएक्शन कैसे होती है और एग्जाम्पल भी। तो इसकी सारी स्टेप और फिर आपको SN1 क्रियाविधि में इनका हेलाइडों की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम 3 डिग्री आसानी से देंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल हेलाइड जो है वो सबसे मुश्किल से SN1 अभिक्रिया देते हैं, वो अपने को मालूम होना चाहिए। और फिर ये देखो एग्जाम्पल है इसका, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड और जलीय KOH के मध्य रिएक्शन SN1, उसका एग्जाम्पल पूरा दिया हुआ है, तो वो अपने को स्टेप बाय स्टेप पूरा मालूम होना चाहिए, यानी ये वाला। और इसका आगे का पार्ट देखो, ये है सेकंड स्टेप, और कंप्लीट रिएक्शन को अपन इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड जलीय KOH के साथ रिएक्शन, इसका OH माइनस इस Cl को प्रतिस्थापित कर देता है, OH आ जाता है और KCl। ये कंप्लीट अपने को ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, इसकी कंप्लीट स्टेप पता होनी चाहिए, ये क्या होती है, कैसे होती है, कितने पदों में होती है, संक्रमण अवस्था बनती है कि कार्बोकेटाइन बनता है, ये सारी अपने को डिटेल इसकी मालूम होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर वाल्डन प्रतिपन्न होता है, यानी विन्यास पलट जाता है, वो भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। क्या होता है, दोनों के अंदर अंतर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर आ सकता है, तो वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का ऑर्डर। एल्किल हैलाइड जो है उनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर वो अपने को पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्रियाशीलता बढ़ती है या घटती है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता SN2 के प्रति सबसे ज़्यादा होती है और तृतीयक एल्किल हैलाइड की सबसे कम होती है, SN1 से उल्टा। फिर SN2 का एग्जाम्पल और उसकी क्रियाविधि अपने को आनी चाहिए, तो ये वाली क्रियाविधि आ जाएगी, ये अपने को पूरी ध्यान में होनी चाहिए, ये आनी चाहिए। SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन आसानी से देता है, कौन मुश्किल से देता है, SN1 या SN2, तो अपने को ये पता होनी चाहिए। उसके बाद ये देखो SN2 SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर RX प्लस KCN क्या बनेगा, ध्यान में होना चाहिए। और दूसरा है RX प्लस AgCN क्या बनेगा, ये ध्यान में होना चाहिए, यानी RX प्लस KCN RX प्लस AgCN क्या बनेगा, वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। अब KCN के साथ अलग उत्पाद और AgCN के साथ उत्पाद अलग, उसका कारण क्या है वो भी अपने को पता होना चाहिए, पूरा कारण यहाँ बताया हुआ है, तो ये अपने को पूरी लाइनें याद होनी चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट है RX प्लस KNO2 में क्या बनता है, RX प्लस AgNO2 में क्या बनता है, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। RX प्लस KNO2 लिख देगा, अगला पूछेगा आगे क्या बनेगा, RX प्लस AgNO2 लिख देगा और क्या बनेगा आगे ये भी पूछेगा, तो अपने को ये दोनों चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद है विलियमसन ईथर संश्लेषण है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, हालांकि इसको अपन ईथर में भी देखेंगे, तो ये अपने को ध्यान में होनी चाहिए। कौन सी, विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसका एग्जाम्पल एल्किल हैलाइडों को सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डाई एथिल ईथर बन रहा है यहाँ, ये विलियमसन ईथर संश्लेषण। फिर आगे चलते हैं अपन, फिर देखो अपने को फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन ध्यान में होनी चाहिए। तो फ्रीडेलक्राफ्ट होती है निर्जल AlCl3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये 3 टाइप के एल्किलीकरण, एसिलीकरण और बेंजोइलीकरण होती है। वैसे एल्किल समूह बेंजीन वाले पर जुड़ता है एल्किलीकरण, एसिल समूह जुड़ता है एसिलीकरण, बेंजोइल समूह जुड़ता है तो बेंजोइलीकरण। तो ये होती निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में है, तो ये अपने को ध्यान में होनी चाहिए। इसकी क्रियाविधि भी अपने को थोड़ा ध्यान में होनी चाहिए। वैसे क्रियाविधि के आने के चांस इस बार तो बहुत ही कम है ना, तो ये क्रियाविधि रही इसकी, ये किस तरीके से होती है ये भी अपने को थोड़ा दिमाग में रहनी चाहिए, बाकी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर विलोपन अभिक्रियाओं में देखो विहाइड्रोहेलोजनीकरण, इसका एग्जाम्पल दे सकता है आपको,
ये देके ऊपर एल्कोहलिक KOH लिख सकता है और पूछेगा क्या बनेगा। ये यहाँ वाला पार्ट तो नहीं आएगा, लेकिन रिएक्शन देके एल्कोहलिक KOH लिख के ये पूछ सकता है। तो हेलो एल्केनों की एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है, क्या बनता है? एल्कीन, ये आ सकता है। इसके अलावा सेतजेप रूल पर आधारित सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दे सकता है आपको कि ये अपने पास क्या है, एक हेलो एल्केन है और इसके अंदर विलोपन अभिक्रिया आपको करवानी है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब हेलो एल्केनों की रिएक्शन होती है तो बीटा हाइड्रोजन और अल्फा हेलोजन निकलता है। तो अल्फा कार्बन तो ये हो गया, ये बीटा और ये भी बीटा। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फा, अगला इससे बीटा, इधर भी बीटा। तो H और Br ये निकाल दो तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और Br ये और H यहाँ से निकाल दो, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये दो उत्पाद बनेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर देखो ये वाली है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देके इतना पार्ट आपको यहाँ तक और आगे का पूछ सकता है क्या बनेगा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो इसको भी अपन समझेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आपको याद कर लेना है इसको। फिर देखो वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया को नाम से कह सकता है आपको कि वुड्स अभिक्रिया का समीकरण लिखिए या उदाहरण सहित समझाइए। इसके अलावा आ सकता है आपको इस तरीके से लिखा हुआ RX + Na और ऊपर लिख देगा शुष्क ईथर। इस तरीके से संतुलित करके नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना। यूँ आपको केवल RX का एक मॉलिक्यूल, फिर सोडियम और शुष्क ईथर इतना ही देगा, और आपको बनाना है बाकी का पार्ट RR इस तरीके से। उसके बाद देखो नेक्स्ट है अपने फ्रैंकलिन रिएजेंट। इससे आपको सवाल आ सकता है, डाई एल्किल जिंक को फ्रैंकलिन रिएजेंट कहते हैं, फ्रैंकलिन अभिकर्मक। डाई एल्किल जिंक को रिएक्शन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फ्रैंकलिन अभिकर्मक का सूत्र पूछ सकता है। फिर देखो नेक्स्ट है ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण में रिएक्शन आ सकती है ये वाली, बाकी कुछ नहीं। या फिर इस तरीके का दे सकता है आपको, R की जगह CH3 हो जाएगा, R की जगह CH3 CH2 हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम शुष्क ईथर के साथ रिएक्शन ये बन जाएगा। इस प्रकार की रिएक्शन भी हो सकती है। फिर देखो नेक्स्ट है आपको जेम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड जो है वो छांटना आ सकता है, या कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है अगला। जेम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, उसके बारे में जानकारी ले सकता है। फिर देखो नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण जो है वो कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है प्रकाश की प्रेजेंस में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन कौन सी है और क्या उत्पाद बनता है। इसके अलावा ये दो चीज़ें और, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भरकर अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं, और क्लोरोफॉर्म में फास्टीन बनती है जहरीली, उसको बदलने के लिए फिर क्या करते हैं, ये अपने को रिएक्शन ध्यान में होनी चाहिए। देखो ये ऊपर वाली रिएक्शन है, ये रही फोस्जीन जो बनती है, इसके लिए एथिल एल्कोहल मिला देते हैं और वो डाईएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है फोस्जीन को। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट लाइनें ध्यान में रखनी है। फिर एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाओगे, इसकी रिएक्शन भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। और क्लोरीटोन क्या है, निद्राकारी होता है, ये भी पता होनी चाहिए। उसके बाद नाइट्रीकरण में युद्ध गैस क्लोरोफिक्रीन बनती है, इसका भी थोड़ा अपने को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लोरोफिक्रीन जो है वो एक युद्ध गैस है, तो ये भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट है सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है कि इसको आपको ऐसे लिख के देगा अगला, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस सिल्वर पाउडर। बताओ भाई क्या बनेगा गर्म करने से, तो बाकी को अपने को संतुलित करके लिखनी है कि इसमें एसिटिलीन बनती है और ये CHCl3 प्लस Ag प्लस CHCl3 इस तरीके से। तो 3 क्लोरीन ये 3 क्लोरीन ये 6 AgCl और ये CHCS जुड़ जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हाफमान कॉर्बिलमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये आगे जो है एमीन वाले चैप्टर में मिलेगा, इसको यहीं याद कर लेना चाहिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड टेस्ट और इसके अंदर
मध्यवर्ती कौन बनता है, तो वो भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। यहाँ जो है डाइक्लोरोकार्बीन जो है मध्यवर्ती के रूप में निर्मित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई कौन सी की, कार्बिलेमीन वाली की। और उसके बाद राइमर-टीमान भी इम्पोर्टेंट ही है, वैसे राइमर-टीमान को नाम से भी पूछा जा सकता है। ये राइमर-टीमान रिएक्शन हो गई। उसके बाद देखो क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं अपने ध्यान में होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। फिर ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन एनिलीन की नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ 273 पे डाइएजोनियम साल्ट बनते हैं, ये भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। फिर देखो सेंडमायर कौन सी है, गाटरमान कौन सी है, वो भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। फिर होन्स-डीकर अपन पीछे बात कर चुके हैं, एक टाइप की होती है होन्स-डीकर रिएक्शन। अब देखो उसके बाद है क्लोरोबेंजीन की बेंजीन वलय जो है उस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कहाँ कहाँ होगा, तो क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा स्थितियों पर, दो दो उत्पाद बनेंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये क्लोरोबेंजीन, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ही है, क्लोरो या तो ये यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, तो एक उत्पाद ऑर्थो हो जाएगा, एक पैरा हो जाएगा। इसके बाद जो है ये देखो नेक्स्ट है SO सांद्र H2SO4 के साथ तो SO3H जोड़ना है, ध्यान ये रखना है। मैं ये शॉर्टकट बता दूंगा आप लोगों को। जब सांद्र H2SO4 लिखा हुआ है तो सल्फोनीकरण होता है, SO3H जुड़ता है, तो इसमें जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पे, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है इसमें SO3। फिर HNO3 H2SO4 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है NO2+, इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। तो NO2 कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पे। फिर फ्रीडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण, तो इसके अंदर एल्किल और एसिल समूह कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे, एक उत्पाद ऑर्थो हो जाएगा, देखो ऑर्थो एक पैरा, यानी मेथिल को एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया, एक बार पैरा पे। फिर एसिल को एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। ये सबके शॉर्टकट हैं, आप एक बार याद कर लोगे समस्या नहीं आएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में है फिटिंग रिएक्शन, देखो ये रही फिटिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और इसको अगला या तो फिटिंग के नाम से पूछेगा या फिर आपको ये दे देगा और यहाँ लिखेगा Na, क्योंकि Na लिखा हुआ है, फिर ईथर लिखेगा ऊपर, शुष्क ईथर। अब बताओ भाई क्या बनेगा यहाँ, तो अपने को डाईफेनिल या बाईफेनिल यहाँ जचा के नहीं देगा, इस तरीके से दे सकता है या नाम से दे सकता है। तो अपने को दो यहाँ लगाने, दो Na लेने, शुष्क ईथर, दोनों को जोड़ के ये बना के आना है। वुड्स फिटिंग आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि इससे आप पहचान जाओगे। उसके बाद उल्मान रिएक्शन है, देखो ये उल्मान भी इंपॉर्टेंट है। तो उल्मान में देखो ये है आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर के साथ, तो आपको यूं दे देगा आयोडोबेंजीन कॉपर गरम। बताओ भाई क्या बनेगा, या उल्मान के नाम से दे देगा। तो आपको ये उल्मान और फिटिंग दोनों ध्यान में होनी चाहिए। ग्रीनियर विकर्मक वाली निर्मित होने वाली रिएक्शन अपन पीछे पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं उनकी बात करें तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अनुनाद के कारण एरिल हैलाइडों के CX आबंध में आंशिक द्विआबंध का गुण आ जाता है, इसलिए कठिनता से टूटता है। यही कारण है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। इसका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन ने एरिल हैलाइड की जो अनुनादी संरचना है देखी है, उसमें ये देखा है कि CX आबंध में आंशिक द्विआबंध के लक्षण पाए जाते हैं अनुनाद के कारण, और एल्किल हैलाइडों में ऐसा नहीं होता है। तो द्विबंध को तोड़ना मुश्किल है एकल बंध की तुलना में। फिर देखो हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता क्रम है, बेंजिलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, इनको ऑर्डर आपको इन तीनों का ही ऑर्डर आ सकता है, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रियाओं के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, वो अनुनाद के कारण होते हैं, क्योंकि बनने वाला जो कार्बोकेटाइन वो अनुनाद द्वारा देखो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट है, बेंजिलिक कार्बोकेटाइन की अनुनादी संरचनाएं, ये भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। और इसी अनुनाद के कारण बेंजिलिक हैलाइड जो है वो देखो ये रहा बेंजिलिक हैलाइड SN1 के प्रति सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है।
क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। उसके बाद देखो फ्रियोनों के फॉर्मूले, ये याद रखना है अपने को। ये कह सकता है कि CFCl3 का फॉर्मूला बताओ भाई, है ना, या फ्रियोन 11 का सूत्र लिखो। तो फ्रियोन XYZ के रूप में लिखते हैं। X मतलब C-1 H+1 और F, ये है C-1 H+1 F, ये है X, ये है Y और ये है Z। कार्बन में से एक घटा दो, हाइड्रोजन में एक जोड़ दो और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या फ्रियोन XYZ। तो ये सारे फॉर्मूले कैलकुलेट करने अपने को आने चाहिए। किसी भी तरीके से आ सकता है, फॉर्मूला देके नाम पूछ सकता है, नाम देके फॉर्मूला पूछ सकता है। उसके बाद देखो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ओजोन संरक्षण दिवस। और DDT की स्ट्रक्चर आपको पूछ सकता है, DDT का पूरा नाम पूछ सकता है। देखो क्या है DDT, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, और स्ट्रक्चर ये पूछ सकता है ना। इसके अलावा देखो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड गेमेक्सेन लिंडेन 666, IUPAC नाम पूछ सकता है BHC का 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, यह स्ट्रक्चर पूछ सकता है, स्ट्रक्चर देके नाम पूछ सकता है। इसके अलावा इसके कई सारे नाम हैं, तो ऑब्जेक्टिव यदि आता है तो इनमें से 3 नाम दे देगा, चौथा नहीं देगा। तो कौन से इनके व्यापारिक नाम है? व्यापारिक नाम है गेमेक्सेन लिंडेन और 666, ये IUPAC नाम है। तो ये आपको कह देगा कि BHC का निम्न में से कौन सा व्यापारिक नाम नहीं है, तो ये नहीं है, गेमेक्सेन लिंडेन 666 व्यापारिक नाम है। तो ये है अपना हैलोजन डेरिवेटिव के इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब इनके क्वेश्चन जो हैं वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।